नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 की पुस्तक का कवर आप देख ही रहे हो और इसका अंतिम चैप्टर तक पहुंच चुके हैं अपन। जब लोगों ने शुरू किया है आरबीएससी क्लासेस को पढ़ाना, तब तक अपन जो है अंतिम चैप्टर तक पहुंचे और क्लास नंबर आप देख लीजिए 58, यानी कि कक्षा 10 की किताब आप मानकर चले तकरीबन 60 क्लास 59 क्लास में हो जाएगी। वैसे ये अंतिम चैप्टर है व्यक्तित्व वाला, तो तकरीबन 60 क्लास, यानी कि आप समझ सकते हो कि कितनी मेहनत की गई है इस बैच के अंदर। तो इसके साथ में आप भी न्याय करेंगे। न्याय के मामले में कुछ नहीं है, आपको हमें कोई देना नहीं है, हमें आपसे कोई लेना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको नियमितता के साथ में क्लास को देखनी है, उसकी एक एक चीज को जो है ध्यान से सुनना है और याद कर लेना है। एक भी प्रश्न मैं नहीं चाहता कि इसमें से पूछे वो आप लोगों के गलत हो, ठीक है। तो ये चीजें ही आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब आज क्या पढ़ रहे हैं अपन? राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, जो इसके चैप्टर नंबर 11 में दे रखा है। इसका अध्याय कौन सा है? ये इसका अध्याय 11 है। इसका अध्याय 11 है। आज इस क्लास के अंदर सभी बच्चे, जितने भी जो भी रेगुलर स्टूडेंट है, वो सभी जो है इस क्लास के अंदर कमेंट करके बताएंगे कि अभी तक अपना ये बैच कैसा चला है, आपको इससे क्या लाभ हुआ है, नियमितता बनी है कि क्या सीखने को मिला है, क्या चीज है। कम से कम आप मुझसे ये सीख सकते हो कि अपने जो भी काम करते हैं उसके अंदर नियमित रहना चाहिए, है ना। आप मुझे देखिए, मैं सोमवार से शुक्रवार आप लोगों के लिए पंक्चुअल रहता हूं, नियमित रहता हूं, चाहे मेरे कितना ही काम हो, कितनी चिंता हो, कोई भी चीज हो, लेकिन मैं क्लास मिस बहुत कम करता हूं। कोई रेयर कंडीशन में ही मिस होती है, ठीक है, लेकिन जो है अपने फोकस रहते हैं। तो कम से कम ये तो आप लोगों ने सीखा होगा। और विद्यार्थियों के लिए हर जगह जहां पे बोलना चाहिए, मैं सबसे पहले कोशिश करता हूं कि आप लोगों की आवाज को उठाया जाए, है ना। तो जहां जहां आप लोगों को जरूरत पड़ी है, मैंने आप लोगों का साथ देने की पूरी कोशिश की है। अब ये क्लास जो है ये सेकंड लास्ट है इस किताब की, और फिर लास्ट क्लास आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीएससी का बैच पूरा हो रहा है अपने। आरबीएससी का बैच पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन एक तरीके से मान रख सकते हो कि आधा हो गया, क्योंकि कक्षा 10 की किताब बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में कक्षा 9 की किताब अपन शुरू करेंगे सोमवार से, क्योंकि शुक्र शनि रवि तो आप लोगों को पता है कि अपने क्लास आती नहीं है, सोमवार से शुक्रवार आती है। तो कल शुक्रवार को ये कक्षा 10 की किताब पूरी हो जाएगी, ठीक है। थे यूं मत पूछियो कि गुरुजी यहाँ क्या देखे कि सूर्यवंशी मैच आवे जिम्बाब्वे के हाथे। तो मैं जानियो कि क्लास तो अपन रहनी है, पर यूं एक आध कोई छक्को देखने मिल जाए तो वो भी आनंद ले ला, ठीक है। मैं रिकॉर्ड कर दो जी टाइम, अजी बैटिंग स्टार्ट होनी है। चलो शुरू करा क्लास। सबसे पहला ही व्यक्तित्व आप देखिए, निहाल चंद। इन्हें कहा जाता है मोर ध्वज निहाल चंद। इनका पूरा नाम क्या है? मोर ध्वज निहाल चंद। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? मोर ध्वज निहाल चंद। निहाल चंद। अब ये किशनगढ़ चित्रकला शैली जब अपन पढ़ते हैं, तो ये किशनगढ़ चित्रकला शैली के चित्रकार हैं। यहाँ के राजा थे सावंत सिंह जी, उनके दरबारी चित्रकार हैं। एक एक लाइन, एक एक शब्द आप लोगों के लिए नोट मेकिंग में मैं लेकर आया हूं। आपको कक्षा 10 की किताब छूने की आवश्यकता तक नहीं है, इस बात की गारंटी है। किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाले कौन है? ये चित्रकार निहाल चंद है। और ये यहाँ के शासक सावंत सिंह जी के दरबारी चित्रकार थे। अब ये जो बड़ी ठणी का आप चित्र देखते हो, ये जो बड़ी ठणी का देखते हो, गुर्जरी महिला का चित्र है। और ये नाक में जो आभूषण पहना हुआ है, एक बार इससे भी सवाल बना था, ये वेसरी नामक आभूषण है, ठीक है। तो ये चित्र सावंत सिंह जी ने बनाया है। इन्होंने सावंत सिंह जी नहीं, मोरध्वज निहाल चंद ने बनाया है। इन्होंने सावंत सिंह एवं उनकी प्रेयसी बड़ी ठणी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया है। ये देखो इस तरीके से। और ये बड़ी ठणी जो है, इस चित्र को भारत की मोनालिसा, यानी बड़ी ठणी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा। क्यों कहते हैं? रहस्यमय मुस्कान के कारण। मोनालिसा की पेंटिंग लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई थी, और ये बनाई है मोरध्वज निहाल चंद ने। बनी ठनी के चित्र को क्या कहा जाता है? भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। डाक टिकट भी इस पे जारी हो चुका है। चित्रकला के अंदर अपन ने इनके बारे में डिटेल जानकारी पढ़ी है। तो स्क्रीनशॉट ले, जल्दी मचकाओ टावरों, चला आगे बढ़ना। ओके, पन्ना धाय। पन्ना धाय का नाम आते ही क्या दिमाग में आती है? एक शब्द जो दिमाग में आता है वो क्या है? त्याग और बलिदान। क्या दिमाग में आता है? बलिदान। अपने पुत्र का त्याग और अपने राज्य के लिए बलिदान दिया किसने? पन्ना धाय ने। धायमा पहले जो है पालन पोषण करती थी, जो राजकुमार वगैरह होते हैं उनका, उनको धायमा कहा जाता था, ठीक है। तो स्वामी भक्ति, त्याग और बलिदान की बेमिसाल जो है मिसाल रही है ये। इनके जीवन परिचय से संबंधित चीजें पूछी जा सकती है, तो ध्यान देंगे कि चित्तौड़ के निकट पांडोली गांव है एक। क्या गांव का नाम? क्या? पांडोली।
वहां हाकला गुर्जर के घर जन्म हुआ है। अब देखो ये जिन समाज से आ रही है वो भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के समय में ये चीजें पूछी जा रही है। ठीक है, आजकल ये चीजें पूछी जा रही है। अभी हाल ही में हड़बू जी से संबंधित उनकी जाति पूछी गई थी कि हड़बू जी कौन से वंश से संबंधित थे, ये पूछा गया था हाल ही में। आप देख लो प्रश्न पत्र उठा के ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, हाकला गुर्जर के घर इनका जन्म हुआ है। फिर देखिए महाराणा सांगा की सेना में नियुक्त सूरजमल के साथ इनका विवाह हुआ है। ठीक है, सूरजमल के साथ हुआ है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि सूरजमल की नियुक्ति किसके समय थी, तो राणा सांगा के समय थी। पढ़ रहे हैं अपन पन्ना धाय, उदय सिंह को बचाने के लिए जानी जाती है। राणा सांगा की सेना में सूरजमल थे, उनके साथ में इनका विवाह हुआ। मेवाड़ की महारानी कर्णावती ने राजकुमार उदय सिंह के जन्म के बाद पन्ना को उनकी धायमा यानी कि पालक, यहाँ पे ये सही करते हैं ना, पन्ना ऐसे लिख देना, पन्ना को उनकी धायमा नियुक्त किया। पालक यानी कि लालन पालन का कार्य जो है दायमा किया करती थी, तो दायमा इन्हें नियुक्त किया है। ठीक है, सबको पहली पहल ये चीजें समझ आ गई, याद करने कोई खास मुश्किल नहीं है। ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट लो एक बार, तो आगे अगली स्लाइड में पूरा चैप्टर पढ़ा। ठीक है, ले जो सिक्स वगैरह जाए ना तो मैं भी थाने बता दूं कि हाँ गयो भाई छक्को। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए 1535 ईस्वी में मेवाड़ के सामंत बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। अब उदय सिंह के बड़े भाई थे विक्रमादित्य। तो जैसे गुजरात का आक्रमण हुआ था ना यहाँ पे, तो रानी कर्णावती ने इन्हें अपने ननियाल भेज दिया था, बूंदी हाडोती। ये तो अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब क्या हुआ कि बनवीर जो दासी पुत्र था, बनवीर कौन था, बनवीर दासी पुत्र था, दासी पुत्र, ये भी राजा बनना चाहता था। तो इसने क्या किया, विक्रमादित्य को मारा पहले, और फिर उदय सिंह को मारने की तरफ आगे बढ़ ही रहा था। तो पन्नाधाय को ये चीज पता चल जाती है। तो पन्नाधाय का जो पुत्र था चंदन, वो और उदय सिंह ये दोनों हम उम्र थे, साथ ही खेलते थे ज्यादातर, है ना। तो पन्नाधाय ने क्या किया, चंदन को उदय सिंह की जगह सुलाकर उदय सिंह को जो है कीरत बारी की मदद से बाहर भेज दिया, कुंभलगढ़ पहुंचा दिया था किलेदार आशा देव की सहायता से। ठीक है, और यहाँ पे अपने पुत्र का बलिदान दिया है उदय सिंह को बचाने के लिए, किसने, पन्नाधाय ने। अब देखो बनवीर ने युवराज उदय सिंह को भी मारने का प्रयास किया। पन्नाधाय ने उदय सिंह की जान बचाने के लिए उनकी जगह अपने पुत्र चंदन को सुला दिया, जो बनवीर की तलवार का शिकार हो गया। और उन्होंने उदय सिंह को सुरक्षित किले से बाहर भेजकर उनकी प्राण की रक्षा की। कीरत बारी की मदद से पहुंचाया था बाहर, झूठे जो पत्तलों की टोकरी होती है ना, दोने पत्तल वगैरह, उसके अंदर छुपा के बाहर पहुंचाया था। ये आप लोगों को ये स्टोरी तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पन्नाधाय के त्याग और बलिदान को, तो ये आप लोगों को ध्यान है। चित्रों के माध्यम से भी आप समझ सकते हो कि किस तरीके से इन्होंने सुरक्षित जो है उदय सिंह को बचाया है। तो पन्नाधाय का बलिदान सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चला आगे बेटा। ओके, अब मारवाड़ की पन्ना के नाम से जाना जाता है। पन्नाधाय किस लिए जानी जाती है, अपने त्याग बलिदान के लिए और मेवाड़ के वंश को बचाने के लिए। ऐसा ही कार्य किया एक बार एक और वंश को बचाने के लिए गोराधाय ने। गोराधाय ने मारवाड़ के अजित सिंह को बचाया। किससे, औरंगजेब से बचाया। मारवाड़ के अजित सिंह को औरंगजेब से बचाया गोराधाय ने, तो इसलिए इन्हें मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। ठीक है, मेवाड़ के इतिहास में जो स्थान पन्नाधाय का, वही स्थान मारवाड़ में गोराधाय का है। इनका जन्म, देखो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म 4 जून 1646 को जोधपुर में एक माली परिवार में हुआ। अब पन्नाधाय का जन्म कहाँ हुआ था, गुर्जर परिवार में। इनका जन्म कहाँ हुआ है, माली परिवार के अंदर हुआ है। पिता का नाम रत्नोजी टांक और माता का नाम रूपा था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे याद रख लेना, आर आर जी, यानी कि देखो रत्नोजी टांक, रूपा, इनकी माता का नाम क्या था, रूपा था, और इनका नाम क्या है, गौरा। तो आर आर जी से याद हो जाएगा। इनका विवाह मंडोर के मनोहर गोपी बलावत से हुआ। विवाह किससे हुआ, मनोहर जी से विवाह हुआ, मनोहर गोपी बलावत से विवाह हुआ है। व्यक्तिगत जानकारी पूरी ध्यान रखनी है, एक एक लाइन से प्रश्न बन रहा है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐतिहासिक घटनाक्रम देखिए। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की जमरूद अफगानिस्तान के अंदर है। जमरूद, जमरूद कहाँ है, अफगानिस्तान के अंदर है। कहां पे, अफगानिस्तान के अंदर है, वहां पे मृत्यु हो गई।
तो इसके बाद जो है सरदार उनके परिवार को जोधपुर ले जा रहे थे। मार्ग में महाराजा जसवंत सिंह की रानी ने राजकुमार अजित सिंह को जन्म दिया। राजकुमार अजित सिंह को जन्म दिया, रास्ते में जन्म दिया है, ठीक है। और मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस परिवार को दिल्ली बुला दिया उसी समय कि जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई तो फिर जोधपुर को हथियाने के लिए कि कोई वंश पीछे बचा नहीं है, तो इनको जो है दिल्ली बुला दिया, वहां कैद कर दिया था। दुर्गादास राठौड़ और गोराधाय ने बहुत समझदारी से जो है अजित सिंह को औरंगजेब की कैद से बाहर निकाला है, बचाकर यहाँ पे शासक बनाया है। पहले छुपा के रखा था कालंदरी के अंदर जो है, फिर बताया था कि ओरिजिनल अजित सिंह ये है, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट ले टावरों, आगे बढ़ा। देखिए अब औरंगजेब के इरादे ठीक न होने के कारण वीर दुर्गादास और मारवाड़ के वफादार सरदारों ने राजकुमार को बचाने की योजना बनाई। गोरादाय ने एक साधारण सफाई कर्मी का भेष रचाया और शाही पहरे में राजकुमार को टोकरे में छिपाकर सुरक्षित बाहर ले आई। उन्होंने स्वयं के पुत्र को अजित सिंह के स्थान पर रख दिया बलिदान के लिए, ठीक है। राजकुमार को सपेरे के भेष में मौजूद मुकुंदास खींची को सुपुर्द कर दिया था। तो इन्होंने जो है मुकुंदास खींची की मदद से यहाँ पे अजित सिंह को बाहर निकाला है। तो ये अजित सिंह को मतलब बचाकर लाने के अंदर और अपने पुत्र के जो है बलिदान के लिए वहां छोड़ दिया था, इसलिए इन्हें मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है। गौराधाय के इस अपूर्व त्याग को जोधपुर राज्य के राष्ट्र की धूषा के रूप में गाया जाता है। अरे दूसो बाजसा राठौड़ा थारी मारवाड़ रो दूसो बाजसा। 1711 ईस्वी में जोधपुर में उनकी स्मृति में 6 खंभों से युक्त छतरी का निर्माण किया। ये खंभों की संख्या याद रखना। और जोधपुर में इनके नाम से गोराधाय बावड़ी भी स्थित है। ये रहे भाई साहब आपके आने वाले आगामी प्रश्न। क्या है कि एक तो दूसरा गीत गोराधाय की याद में, दूसरा 6 खंभों की छतरी, और तीसरा गोराधाय बावड़ी। ठीक है, हो गया कंप्लीट गोराधाय मारवाड़ की पन्ना। लीजिए स्क्रीनशॉट। रिव्यू लियो है सूर्यवंशी के खिलाफ, सूर्यवंशी नॉट आउट, बधाई हो। आगे बढ़े। गौरी बाई, इनसे प्रश्न बना था अभी, इनसे प्रश्न बना था। गौरी देवी अलग है, गौरी बाई अलग है, ठीक है। गौरी देवी अलग, गौरी बाई अलग, इसलिए ध्यान रखना कि डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवियत्री कौन थी? गौरी बाई थी, ठीक है। कहां? डूंगरपुर के अंदर। इन्हें वागड़ की मीरा के नाम से जानते हैं, यही प्रश्न बना था। किन्हें वागड़ की मीरा के नाम से जानते हैं? एक ऑप्शन दिया गौरी बाई, एक ऑप्शन दिया गौरी देवी। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ये गौरी बाई है। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने गौरी बाई के लिए 1829 में, कब? 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कब करवाया? 1829। किसने करवाया? शिव सिंह ने। कौन सा मंदिर? बाल मुकुंद। किसके लिए? गौरी बाई के लिए। ले स्क्रीनशॉट। ओ भाई साहब बारिश स्टार्ट कर दी है सूर्यवंशी, पहले ही छप्पर टेक दिया है। ओ नीड है। और इसी के साथ एक और चौका। अब मुझे पता है कि आप लोगों के पास में फैन कोड का सब्सक्रिप्शन होगा नहीं, ये मैच फैन कोड पे चल रहा है। तो जो ये क्लास देख रहे हैं उन्हें साथ ही साथ जो है फ्री क्लास के साथ साथ फ्री मैच की कमेंट्री भी सुनने को मिल रही है। देखो फन विश्वास कौन है क्या, वो देख लियो फैन कोड में। पढ़ाने में कोई कोताही नहीं बरतूंगा, याद करवाने की जो मेरी कला है उसको तो ऐसे का ऐसे बताऊंगा। साथ ही साथ आपको फ्री में मिल रहा है ये जीजीडी पे, फ्री में कुछ चीजें ज्यादा ही मिलती है, तो ये चीज भी फ्री के मिल रही है आप लोगों को, ठीक है भाई साहब। 13 रन हो गए हैं 1.3 ओवर में, ठीक है। बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया और एक और 6 मार दिया हमने, और डटे कौन? ओ एक और 6, 13 बाद में एक और चप्पू। बादशाह मजो आपको। दुर्गादास राठौड़, स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़। अब अभी अपन ने पढ़ा है अजित सिंह को सुरक्षित बाहर लाने के और बचाने के लिए किसका योगदान रहा? एक तो आपके दुर्गादास राठौड़ का और एक गोराधाय का। मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आंसकरण के ये पुत्र थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जन्म इनका 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ है। वहां पे इनका स्मारक भी बना हुआ है, ठीक है। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर खालसा घोषित कर दिया था। खालसा यानी सीधा केंद्र के नियंत्रण में जो चला जाए उसे कहा जाता है खालसा। सीधा केंद्र के अंदर रेवेन्यू जाएगा तो वो खालसा कहलाता है। तो जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में खालसा घोषित कर दिया था। बाद में राय सिंह को दिया था, आप लोगों को पता है। बाद वो मतलब पहले राय सिंह का कार्यकाल पहले वाला था, मतलब राय सिंह को जो है 1572 को दिया था। तो ये ध्यान रखना है, ये उसके बाद की बात है। उत्तराधिकारी राजकुमार अजित सिंह की रक्षा के लिए उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब से उसकी मृत्यु पर्यंत, यानी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तब तक संघर्ष किया।
और इस संघर्ष हेतु उन्होंने राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण भी करवाया था। राठौड़ सिसोदिया संधि भी हुई थी। राज सिंह जी जो थे मेवाड़ के राजा, उन्होंने आश्वस्त किया था कि मैं जो है अजीत सिंह जी को भाई केलवा और उसकी जागीर भी दी थी इन्होंने, है ना, तो मैं अजीत सिंह जी को जो है सुरक्षा देने का वचन देता हूं। ऐसा राज सिंह जी को मनाया किसने? दुर्गादास राठौड़ ने मनाया था। इन्हें अणबिंदिया मोती कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अणबिंदिया मोती। अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती और मारवाड़ का यूलिशियस। ठीक है, ये ध्यान रखना। लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा। ओके, देखिए, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र शहजादा अकबर को सहायता दी और उसके पुत्र पुत्री यानी कि बुलंद अख्तर और सैफुन्निसा को उनके धर्म इस्लाम के अनुचित जो है शिक्षा प्रदान की है। तो इन्होंने अपनी सहिष्णुता का प्रदर्शन किया, उच्च सहिष्णुता। इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई ये उसके पुत्र पुत्री है तो हमारी अनुसार ही पढ़ेंगे, उनके अनुसार ही शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। ठीक है, ये यहाँ फिर बाद में जो है ये इसके जो ये शहजादा अकबर था ना, ये खिलाफ हो गया था। ठीक है, शहजादा अकबर जो है वो खिलाफ हो गया था इसके, बुलंद अख्तर के और इनके। अंतिम समय देखिए, अजीत सिंह ने अनबन होने के बाद सपरिवार मेवाड़ चले गए थे। महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने के बाद कौन? वीर दुर्गादास राठौड़ जो है वो मेवाड़ चले गए थे। फिर वहां से चले जाते हैं उज्जैन और अपना अंतिम समय उज्जैन के अंदर ही बिताते हैं। और कहा जाता है कि उज्जैन की शिप्रा नदी के तट पर ही इनकी छतरी बनी हुई है, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 22 नवंबर 1718 को उज्जैन में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मारवाड़ में इनकी वीरता के लिए कहा जाता है मायड़ ऐसा पूत जन जैसा दुर्गा दास। ठीक है, यहीं पे उज्जैन के अंदर ही इनकी क्या है? छतरी बनी हुई है। ठीक है, ऐसा योद्धा जो घोड़े पर ही सवार रहता था वो थे दुर्गादास राठौड़। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दूरसा आड़ा, दूरसा आड़ा। अब ये महाराणा प्रताप के समकालीन थे। अकबर के वहां पे कवि थे लेकिन महाराणा प्रताप के समकालीन थे, ये ध्यान रखना। तो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन के समकालीन रहे हैं। देश प्रेम की भावना से इन्होंने यशोगान किया है। और विरुद्ध छिहत्तरी इनकी प्रमुख रचना है। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना रही है कीर्तार बावनी भी इनकी रचना है, और वीरमदेव सोलंकी रा दुहा ये भी इनकी प्रमुख रचना है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। दूरसा आड़ा ने ही ये कहा था, जो वो अपनी पुस्तक है ना कौन सी, वैली किशन रुक्मणी री, उसे पंचम वेद और 19वां पुराण दूरसा आड़ा ने ही कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद में पढ़ते हैं अपन दयालदास। दयालदास जो है दयालदास री ख्यात बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रही है। ठीक है, बीकानेर रे राठौड़ा री ख्यात, दयालदास री ख्यात, इनके रचनाकार ये थे। 1798 में जो है बीकानेर के कुड़िया नामक गांव में इनका जन्म होता है। जन्म स्थान ध्यान रखना, बीकानेर के कुड़िया में। आजकल ये चीजें पूछी जा रही है। हाल ही में दामोदर दास राठी का जन्म स्थान पूछा था, पोखरण जैसलमेर। ठीक है, तो इनका भी पूछ सकते हैं। इसकी हस्तलिखित प्रति जो है किसकी? ख्यात साहित्य के अंदर राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का इतिहास दर्ज है इनकी कर देना, इनकी हस्तलिखित प्रति में। ठीक है, यह बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है इनकी जो प्रति है इसके अंदर मुगल मराठों के राठौड़ों से संबंध, फरमानों और निशानों का राजस्थानी में अनुवाद और बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने की जानकारी मिलती है। यानी अंदर क्या क्या मिलता है वो भी सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। दयालदासरी ख्यात और क्या ध्यान रखना है? बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात, ये रचना किसने की है? दयालदास ने की है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। और भाई साहब पहलो ही विकेट अभिषेक शर्मा के रूप में गिर चुके है 23 रन माते। मुजरबानी लियो है विकेट, ब्लेसिंग मुजरबानी। अगला देखिए, कविराज श्यामल दास या कवि राजा श्यामल दास, इनसे संबंधित प्रश्न सुनिए। मुख्य तौर पे तो इन्होंने जो है कार्य किया है राणा सज्जन सिंह जी के काल में, लेकिन ये शंभू सिंह जी के काल में इनके दरबारी के रूप में, दरबारी साहित्यकार के रूप में नियुक्त हो चुके थे। तो ये दोनों के शासनकाल में रहे, शंभू सिंह जी काल में रहे, सज्जन सिंह जी काल में।
कुछ समय पहले ही एक प्रश्न बना था जिसमें सज्जन सिंह जी ऑप्शन में नहीं थे और पूछा था किन के दरबारी थे या किसके समय थे, तो शंभू सिंह जी ऑप्शन उसमें सही था। ठीक है, तो क्या ध्यान रखोगे, पहली ही लाइन है ये, मेवाड़ के महाराजा शंभू सिंह एवं उनके पुत्र महाराजा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। जन्म कब होता है, 1836 में धोकलिया जो भीलवाड़ा में पड़ता है, यहाँ पे इनका जन्म होता है। कविराजा श्यामल दास कहां पे जन्म होता है, धोकलिया के अंदर। ठीक है, मेवाड़ महाराजा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, इनका इतिहास ग्रंथ वीर विनोद नाम से संकलित है। कि वीर विनोद किसकी रचना है, श्यामल दास की है। ठीक है, अब सज्जन सिंह जी से अनबन होने के कारण और कुछ ऐसी चीजें लिखने के कारण सज्जन सिंह जी ने जो है इनकी काफी सारी प्रतियां जो है बंद कर दी थी अंदर, है ना, रोक लगा दी थी उनपे, बहुत सारी प्रतियां जो है बंद कर दी थी, फिर बाद में जो है फिर बाद में निकाली भी गई थी। देखो, इनको जो उपाधियां प्राप्त हुई है ये अक्सर पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें उपाधि दी है, भारत सरकार द्वारा दी गई है केसर हिंद की उपाधि, और महाराणा जो मेवाड़ के थे उन्होंने इन्हें कहा है कवि राजा, इसीलिए कवि राजा श्यामल दास कहा जाता है, कवि राजा इनकी उपाधि है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या चीज है, ये पहली लाइन की, ये किसके दरबार में थे, लीजिए स्क्रीनशॉट। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। यदि आपको ये पूछे कि राजस्थान के इतिहास के वास्तविक जनक या राजस्थान के इतिहास के जनक जो भारतीय है, तो वो आप लोगों के गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, ये राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता थे। 1863 के अंदर रोहिड़ा गांव जो सिरोही के अंदर पड़ता है, यहाँ पे इनका जन्म होता है। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ की रचना की। ये हाल ही में प्रश्न पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि दी। अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी, महामहोपाध्याय की, और राय बहादुर, और कौन सी, राय बहादुर की उपाधि दी है, जो किसने दी है, अंग्रेजों ने दी है। इन्होंने राजस्थान की कई रियासतों का प्रमाणिक इतिहास लिखकर उसे समृद्ध बनाया है। अपने देखना, अपने जो छठी क्लास का शायद पहला ही चैप्टर है जिसके अंदर वस्तुनिष्ठ पुस्तक दी है, उसमें गौरीशंकर हीराचंद ओझा की व्याख्या जाकर देखना, उसके अंदर सारे दे रखे, मेवाड़ का इतिहास, बांसवाड़ा का इतिहास, सारे के सारे जो है इतिहास वहां पे दे रखे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सूर्यवंशी एक और चौकट होती हो भाई साहब, शानदार शॉट स्टेट। चलिए, बावजी चतुर सिंह, यहां से भी प्रश्न पूछेंगे। मेवाड़ राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध लोक संत है, मोस्ट इंपोर्टेंट। बावजी चतुर सिंह जी की तो रचनाएं आप लोगों को पूछ सकते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 1879 के अंदर मेवाड़ के करजाली गांव में इनका जन्म हुआ है। गांव का नाम ध्यान रखना, कहां पे हुआ है, बावजी चतुर सिंह जी का जन्म करजाली गांव के अंदर हुआ है। करजाली गांव के अंदर, एक और 6। आज की क्लास आप लोगों के साथ साथ में चल रही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ओ भाई, कितना खिलाड़ी है। करजाली गांव के अंदर हुआ है, तो क्या मेवाड़ राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध लोक संत है। 1879 में जन्म हुआ है इनका, और कहां हुआ है, करजाली गांव में। जीवन शैली देखिए, विवाह के कुछ समय बाद विदुर हो जाने पर इन्होंने स्वयं को धार्मिक कार्यों और समाज सेवा में समर्पित कर दिया, और उदयपुर के पास सुखेर गांव में एक झोंपड़ी में रहकर योगाभ्यास, चिंतन और जनोपयोगी साहित्य की रचना की है। विदुर हो गए, ये पूरी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ऐसे प्रश्न भी बन सकता है, कौन से ऐसे जो है संत रहे जो विदुर होने के बाद में जनोपयोगी कार्य किए हैं, उन्होंने ऐसे साहित्य लिखे हैं। ठीक है, और रहे कहां है, सुखेर गांव के अंदर रहे हैं। ठीक है, ये संस्कृत और राजस्थानी भाषा के अच्छे जानकार थे, और इनकी रचनाएं जो है मोस्ट इंपोर्टेंट तो थे। गए गुरु जी रचना तो लिखा ही नहीं, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, रचनाएं भी लिखा सारी की सारी। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। इनकी रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आने वाले समय में आप लोगों को पूछी जाएगी। देखिए, इनकी रचनाओं के अंदर भगवत गीता की गंगाजली टीका, भगवत गीता पे इन्होंने टीका लिखी जिसका नाम है गंगाजली। परमार्थ विचार योग सूत्र की टीका लिखी है। सांख्य तत्व की समाज टीका लिखी है। मानव मित्र चरित्र लिखी है। शेष चरित्र, अलख 25, अनुभव प्रकाश, चतुर प्रकाश, चतुर चिंतामणि, समाज 32, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आने वाले समय आप लोगों को निश्चित रूप से पूछी जाएगी। ठीक है, अपनी रचनाओं से जन जागरण फैलाते हुए वर्ष 1929 में इनका निधन हो गया था, और इन्होंने अच्छे और बुरे लोगों के संबंध को अपने प्रतीकों के माध्यम से समझाते हुए यह प्रसिद्ध दोहा लिखा
कि कारण तो कहतो फिरे हर कीनी हकनात, जनरी वह उनने कहे हियो लिफाफो राख। ठीक है, हृदय में रखिए, कहीं इधर उधर जो है नहीं कहनी है। तो ये इन्होंने जो है प्रसिद्ध दोहा लिखा है। ठीक है, किसी अच्छे और बुरे लोगों के संबंध को बताया है कि बुरे लोग तो इधर उधर भाई लड़ाइयां लगाते फिरते हैं, इधर उधर बातें कहते फिरते हैं, लेकिन अच्छे लोग कभी भी नहीं रखते, अपने अंदर ही दबा के रखते हैं चीजों को, लड़ाइयां नहीं लगाते। ले स्क्रीनशॉट। चलिए, बीरबल सिंह, अब किसान आंदोलन से रिलेटेड, प्रजा मंडल से रिलेटेड ये वाले कैरेक्टर, ये वाले चरित्र, ये वाले व्यक्तित्व आ चुके हैं। ठीक है, तो अब जो है व्यक्तित्व जिस तरीके से आप लोगों के आरबीसी किताब में दिए, मैं उसी तरीके से बता रहा हूं। बीरबल सिंह ये बीकानेर प्रजा परिषद के सक्रिय सदस्य थे। देखो, चित्र एआई से जनरेटेड है तो हूबहू चित्र में होगा, ये आस मत करना कि हूबहू नहीं है। ठीक है, गंगानगर जिले के रायसिंह नगर, तत्कालीन गंगानगर के अंदर रायसिंह नगर में इनका जन्म हुआ था, और सामंती अत्याचारों का पुरजोर विरोध करने तथा नागरिकों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए होने वाले हर आंदोलन में हमेशा आगे रहते थे। ये बीरबल सिंह जो है हमेशा आगे रहते थे। आजकल भी आंदोलन किस कदर चल रहे हैं और किस कदर छात्र संघर्ष कर रहे हैं, ये आप लोग देख रहे हो। मैंने आप लोगों के लिए एक मार्मिक कविता लिखी थी और सुनाई भी थी आप लोगों को, है ना। तो देखो, सभी लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है, और मैंने एक चीज बहुत मैं स्पष्ट रहता हूं इसमें, न तो मैं किसी पार्टी विशेष की बात करता हूं, न मैं किसी पार्टी विशेष के पक्ष में, न विपक्ष में। मैं सिर्फ और सिर्फ छात्रों के पक्ष में, छात्रों के साथ गलत होगा तो मैं निश्चित रूप से बोलूंगा। अब उस प्रोटेस्ट की आड़ में यदि कोई दूसरी बातें कर रहा है या उनका स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं ये देखता हूं कि छात्रों को लाठियां पड़ी वो गलत है, ये छात्रों की मांग गलत नहीं है। छात्र कह रहे हैं कि मानसून सत्र में बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, पेपर लीक पे रोक लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। ये लाठियां उन पेपर लीक करने वालों पे पड़नी चाहिए थी। इतने इंडिया के अंदर रेप हो रहे हैं, उन रेपिस्टों पे पड़नी चाहिए। जिनको पढ़नी चाहिए वो खुलेआम घूमते हैं, जिनको नहीं पढ़नी चाहिए उनको लाठियां पड़ रही है। तो फिर भी दूसरा पक्ष ये सोचता है कि ये गौरव सिंह जी की कौन सी विचारधारा है, कि ये कौन सी पार्टी के समर्थक है। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। मैं अपनी, और यदि हो भी तो मैं कभी भी, है ना, मैं एज अ टीचर ही बात करता हूं, क्योंकि विद्यार्थी मुझे जुड़े ना, वो कोई पार्टी देखकर नहीं जुड़े। और विद्यार्थी ये जानते हैं कि यदि कहीं गलत हो रहा है तो सर जो है आवाज जरूर उठाएंगे, और ये आवाज आगे तक जाती है। तो ये चीजें आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, वही चीजें जो समझ जाए, बिन समझाने की जरूरत नहीं है, जो नहीं समझे वो परिवार सदस्य नहीं है। प्रजा परिषद सम्मेलन देखिए, 30 जून 1946 को प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर के अंदर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन आयोजित कर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया, और वहां पे गोलीबारी होती है। वहां पे गोलीबारी होती है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। वहां पे अत्याचार होता है। फिर देखिए, झंडा अभिवादन कार्यक्रम चल रहा था 1 जुलाई 1946 को। कब चल रहा था? 1 जुलाई 1946 को। इस दिन कार्यकर्ता अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिए सम्मेलन स्थल पर पहुंचे, और इसी दौरान रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर हो रहे जुल्म की सूचना मिली। घटनाक्रम और बलिदान क्या था? सूचना मिलते ही बीरबल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा थामे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे कि वहां पे अत्याचार हो रहा है, तो तुरंत ही वो आगे बढ़ने लगे। ठीक है, और इससे घबराकर सरकारी अधिकारियों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। क्या किया? अंधाधुंध फायरिंग की। सरकारी गोलीबारी में एक गोली जो है बीरबल सिंह को लगी, लेकिन उन्होंने घायल होने पर भी तिरंगे को नीचे नहीं गिरने दिया। यानी कि देश के साथ रहे हैं, देश के विरोध में नहीं, देश के साथ रहे हैं, अत्याचार के विरोध में रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए, घायल अवस्था के अंदर भी वीर बीरबल सिंह के मुख से लगातार झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, के देश प्रेम से ओतप्रोत बोल फूट रहे थे। यानी कि अपने देश से कितना प्रेम करते थे। अपने देखो, झंडे को जो है आंच नहीं आने दी, जब तक इनके सांसें चलती रही तब तक इन्होंने झंडा ऊंचा ही रखा है। ये थे बीरबल सिंह। इनके ये कार्यक्रम का दिन ध्यान रखना, 1 जुलाई 1946। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़े। एक बॉल देख ला, सूर्यवंशी स्ट्राइक में थे, बस बढ़ जाओ आगे। स्क्रीनशॉट ले लो। आज के अंदर ही थोड़ा सा क्या कर रहा है, सब चीजें जरूरी है, जिंदगी जीनी है। और देखो, ठोकियो ना, एक बॉल देखी, फायदा होगा, चौक हो गए, 36 पर चौका गया, 40 हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयदान देथा। यदि अपन राजस्थानी साहित्य पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? राजस्थानी साहित्य पढ़ते हैं, और विजयदान देथा को नहीं पढ़ा तो फिर क्या ही साहित्य पढ़ा। इन्हें विज्जी के नाम से जानते थे, इन्हें विज्जी के नाम से जाना जाता था। इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है।
1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर के अंदर इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है? बोरुंदा जोधपुर में। अब जन्म और सन इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि आजकल कालक्रम से रिलेटेड चीजें पूछी जा रही है, कालक्रम से रिलेटेड पूछी जा रही है, इसलिए जन्म जो है सारे ध्यान रखना है। ये बिच्ची उपनाम से अत्यंत प्रसिद्ध थे। इनकी प्रमुख कृतियां, भाई साहब यहीं से पूछी जाती चीजें, और इस 10वीं की किताब में क्या शानदार तरीके से चीजें दी है कि देखिए, बातारी फुलवारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बातारी फुलवारी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं बता दूं आप लोगों को, इसके 14 खंड थे, इसके 14 खंड थे। ये लोक कथा संग्रह था। बापू के 3 हत्यारे, ये एक आलोचनात्मक साहित्य था जो 1948 में लिखा गया, और इनके कारण तो ये बहुत जो ज्यादा जो है इनकी भी आलोचना होती है। चौधरायन की चतुराई एक लघु कहानी संग्रह है, 1996 में लिखा गया। एक दुविधा, जिस पर पहली फिल्म का फिल्मांकन भी हुआ। एक अलेखु हिटलर, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं, और साथ ही साथ इनको पुरस्कार भी बहुत सारे मिले। अब कौन कौन से आप पूछोगे, तो जवाब देना पड़ेगा, तो पहले स्क्रीनशॉट लो, कौन कौन से पुरस्कार मिले वो भी देख लेते हैं। और एक और 6 का आनंद लीजिए, सूर्यवंशी ने एक और 6 लगा दिया, 48 पे पहुंच गए अपन। शानदार। सूर्यवंशी कितने माते खेल रहे? 44 माते पहुंच गए। हो स्टेट 6, वो भी मुजरबानी पे। और रामसा कमेंट और कर रहा है, सूर्यवंशी फोड़े आज तो। वो ध्यान नहीं रामसा ने, के क्लास रिकॉर्ड होते टाइम के तो देख भी रहा है। 16 बॉल में 44 रन, 48 में से 44 सूर्यवंशी के है। चलिए देखिए, अब संस्थान से जुड़ा रूपायण संस्थान जो बोरुंदा के अंदर है, उसके सह संस्थापक रहे हैं विजयदान देथा जी। ठीक है, रूपायण संस्थान के सह संस्थापक रहे हैं। प्राप्त पुरस्कार और सम्मान क्रम से ध्यान रखना रे बेटा जी, क्रम पूछी, क्या पूछी? क्रम। 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1992 में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार मिला। 2002 में बिहारी पुरस्कार मिला। 2006 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार मिला। 2007 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न। अब ये तो लगभग लोगों को याद ही रहता है कि 2007 में कौन सा मिला है, 2012 में कौन सा मिला है। 2007 में तो मिला है पद्मश्री और 2012 में मिला है राजस्थान रत्न। इसके अलावा ये वाले ध्यान रखना। तो सबसे पहला पुरस्कार कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखना कि सबसे पहला पुरस्कार सेंट्रल ने दिया है, तो सेंट्रल यानी कि केंद्रीय, तो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर केंद्र में क्या, केंद्र यानी क्या, तो केंद्र यानी भारत, तो फिर भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार। ठीक है, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार। और थाने, मैं देखो मैं मैच भी देख रही हूँ ना अगर, तो मैं थाने एक चीज याद करा दूं कि बार बार जी को है सर है नहीं, ई क्लास के मायने तो है नहीं, एक छोरे की बैटिंग देखता जो हर सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी कहाँ का? बिहार का, तो बिहारी। तीसरे नंबर पे क्या आया? बिहारी पुरस्कार। तीसरे नंबर पे क्या आया? बिहारी। और बात तीस की हो रही है साहित्य की, तो साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार। और ये दो तो याद ही है, तो मैं थाने गए हो ना, मैं यदि बैटिंग भी देख रही हूँ ना सूर्यवंशी, तो भी मैं थाने याद करा दी हूँ। चीजें याद होगी ना। हम कभी याद करता थे क्रम, और देखो क्रम याद होगा के पहलो केंद्र सेंट्रल दियो, सेंट्रल में कौन? भारत, भारत। और फिर मैच किसका देख रहे थे? बिहारी, तो बिहारी पुरस्कार। फिर क्या आया? बात किसकी हो रही? साहित्य की, तो साहित्य चूड़ामणि, फिर पद्मश्री, और फिर राजस्थान रत्न। याद होगा ना। और क्या चाहिए रे। देखो सिनेमा में योगदान देखिए, इनकी एक लोक कथा पर प्रसिद्ध निर्देशक मणि कौल ने पहले दुविधा फिल्म बनाई, बाद में इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहेली नामक बॉलीवुड फिल्म बनाई है। तो ये सिनेमा में भी योगदान रहा है आपकी रचनाओं का, तो ये भी भाई साहब ध्यान रखेंगे, ये चीजें जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। लीजिए स्क्रीनशॉट लो। चलो भाई बड़े आगे। अब आते हैं कन्हैयालाल सेठिया पे। जैसा योगदान विजयदान देथा का है ना, वैसा ही योगदान राजस्थान के साहित्य में कन्हैयालाल सेठिया साहब का भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखिए ये राजस्थान के अत्यंत यशस्वी साहित्यकार रहे हैं। इनका जन्म 11 सितंबर 1919 को सुजानगढ़ चूरू में हुआ है। विजयदान देथा जी का जन्म कहाँ हुआ? बोरुंदा जोधपुर में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? सुजानगढ़ चूरू में। इन्होंने अपनी शिक्षा सुजानगढ़ और कलकत्ता से प्राप्त की है। स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक कार्य देखें, 1934 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए तथा खादी प्रचार और दलितोद्धार के कार्य किए। यानी कि ये जो है ना, स्वतंत्रता आंदोलन का भी हिस्सा रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा रहे। भारत छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई इन्होंने।
और 1945 में बीकानेर प्रजा परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में सामंतवाद का कड़ा विरोध किया। मैं कह रहा हूं आने वाले समय आप लोग एक प्रश्न देखोगे कि राजस्थान के कौन से साहित्यकार थे जो बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े हुए थे। कन्हैयालाल सेठिया, जन्म कहाँ हुआ? चूरू के अंदर। तो ये ध्यान रखना है, बीकानेर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। या फिर ये डायरेक्ट लाइन देके और फिर ऐसे पूछ सकते हैं, या इनके संबंधित कूट बना के पूछ सकते हैं। कैसे भी पूछे तो मैंने बता दिया है, प्रश्न यहां से बनेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। हमें भाई साहब ईशान किशन भी पढ़े। देखिए साहित्य कृतियां देखिए, प्रसिद्ध गीत है इनका धरती दोहरावे। ठीक है, आ तो सुरगा ने शर्मावे और तो इपर देव रमन ने आवे धरती दोहरावी। पाथल और पीथल, जिसमें एक कैरेक्टर महाराणा प्रताप और एक कैरेक्टर पृथ्वीराज राठौड़ है। ठीक है, जो अमर लोकप्रिय गीत है। वनफुल 1941 की रचना है, इनका पहला काव्य संग्रह है वनफुल। अग्निवीणा 1942 में देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है ना, और जिसके कारण इन पर राजद्रोह का आरोप भी लगा था। क्यों लगा था? क्योंकि देखो स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा रहे, सरकार थोड़ी चाहती है कि ऐसी जो काम कोई करे या और प्रेरित करे आंदोलन को, तो इन पे राष्ट्रद्रोह का भी, राजद्रोह का भी आरोप लग गया था। कुण जमीन रो धनी, ये भी इनकी रचना है। इस कविता के माध्यम से कृषक यानी कि किसान समुदाय को जागृत किया। इनकी ज्यादातर रचनाएं अंग्रेजों के विरुद्ध यानी कि भारतीयों को जागृत करने के लिए थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और देखो लीलटास, निगृत, शबद, सत्यवादी, ये सब इनकी प्रमुख कृतियां रही है। अब कई सारी प्रतियों के लिए इन्हें कई सारे अलग अलग पुरस्कार भी मिले। ये देख लो, ये कृतियों के सारे जो है यहाँ पे अपने जेड जमा रखी है। ठीक है, ये देख लेना। तो मैं वो भी बता देता हूँ कौन सी कृति के लिए कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर मैं वो भी बता देता हूँ। देखो भाई साहब, अब राजस्थान निर्माण के दौरान आबू को राजस्थान में सम्मिलित करवाने के लिए कड़ा संघर्ष किया है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एकीकरण से संबंधित चीजें पूछी जाती है। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए प्रयास किया। हल्दी घाटी चतुशताब्दी समारोह 1976 में जब हुआ, चित्रकूट मेला 1976 में जब हुआ, पश्चिमी सांस्कृतिक परिषद उदयपुर में सक्रिय भागीदारी निभाकर राजस्थान की विरासत का संरक्षण किया है। यानी इसमें इसमें और इसमें इन्होंने भाग लिया है। ठीक है, और इनको देखो 1976 में लीलटास कृति के लिए केंद्रीय साहित्य पुरस्कार दिया गया। 1987 में शबद कृति के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया। 1988 में निर्ग्रंथ कृति के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया, और सतवादी कृति के लिए टाटिया पुरस्कार दिया है। 2004 में पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न। 2004 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न। 76 में लीलटास, 76 में लीलटास को मिला है केंद्रीय। देखो इनको भी पहला केंद्रीय है, क्रम से जमाओगे तो। 87 में शबद, याद हो जाएगा, 87 में शबद, ऐसे याद कर लेना। 88 में निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार। सत्यवादी के लिए टाटिया, के सत्यवादी टाटिया, यो याद रख लो, सत्यवादी गुणों के टाटिया हो तो सत्यवादी के लिए टाटिया पुरस्कार। 2004 में पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न। कन्हैयालाल सेठिया साहब से रिलेटेड। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो भाई साहब, ओ हो, इसी के साथ बड़ी आनंद के साथ में ये क्लास जो है पूरी होती है। ठीक है, और वो सूर्यवंशी स्ट्राइक मत 48 में थान बता दूंगा और शतक बने के क्या हो रही है। और इसी के साथ में स्टेट में बहुत शानदार जो है हुआ है, और ये इसी के साथ 2 रन कंप्लीट किए, चौका तो नहीं गया। और सूर्यवंशी का 18 गेंदों में अर्धशतक पूरा होता है। ठीक है, देख लो, फैन कोड रमन ध्यान है, सब्सक्रिप्शन लॉग ऑन, 18 गेंदों में जो है इन अर्धशतक पूरा होगा, देख लो। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ में आपको दो दो लाभ मिले आज की क्लास में। अब 8 बजे ये क्लास शुरू होगी, तब आप देखोगे, तब तक आपको पता है कि सूर्यवंशी ने अर्धशतक मार दिया है, ये काम हो गया, जब तक तो जीत जाएंगे अपन। लेकिन वो लाइव प्रसारण टाइम हाल रही हो, देखो टाइम देखो, कद 19:08 माते मेरी क्लास पूरी हुई है। यानी कि क्लास एक चीज और साबित होती है कि क्लास अपनी जो है लाइव ही चलती है, मैं कोई टेक नहीं लेता हूं बीच में। लेकिन अपलोड इसलिए दी जाती है ताकि अपने फालतू के जो है लोग आ जाते डिस्टर्ब करने, तो डिस्टर्ब नहीं हो और अपन जो है कंटेंट पे फोकस कर सके बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो एक पंथ दो काज आज सरोकार हुए, ये किताब आपकी पाठ्य सामग्री के अंदर शामिल होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ना। और इसी के साथ 50 रन पे सूर्यवंशी की पारी समाप्त। 19वीं बॉल में आउट भी हो गए भाई साहब। तो यदि मैं मिस कर दे तो देखो क्लास चक्कर में पूरी पारी भी देखी दी और थाने पूरी अपडेट भी दे दी, और इसी के साथ अपनी क्लास भी समाप्त। तो आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।